Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy। ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट 14 है जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने वाले हैं। So this is the part 14 of general accounting principle in which we are going to learn about what is trading account and what is profit and loss account। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। Why we prepare a trading account and a profit and loss account? क्या कारण है जिसके कारण हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये है कि इसे बनाने के बाद ही हम लोग बैलेंस शीट बना पाते हैं। सो इट इज द वे टू अराइव एट बैलेंस शीट तक पहुंचने का जो है ये एक रास्ता देता है हमें। दूसरा, इसके द्वारा इन दो अकाउंट्स के द्वारा ही हम ओवरऑल किसी भी बिजनेस के अंदर कितना ग्रॉस हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है उस बिजनेस का, या फिर नेट प्रॉफिट क्या है उस बिजनेस का, ये हम पता कर सकते हैं। तीसरा, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर रेवेन्यू कितना अर्न हुआ है और कितना का लॉस हुआ है बिजनेस को, ये हमें पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। और चूंकि ये अकाउंट्स हैं, दोनों अकाउंट है, तो ऑब्वियस है हमने पढ़ा है कि अकाउंट्स को क्लासिफाई हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो आप बोलोगे लेजर के अंदर। तो जिसके कारण ये दोनों अकाउंट्स कहाँ पर बनाया जाता है, तो लेजर के अंदर बनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये चार बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो आपने ट्रेड तो सुना होगा ना, ट्रेड करना। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना, तो लेन देन करना, खरीदना बेचना। तो ट्रेडिंग अकाउंट स्पेशली हम लोग तब बनाते हैं या फिर उस अकाउंट से रिलेटेड होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी बिजनेस का जो मेन प्रोडक्ट है, जो मेन गुड्स है, या फिर आप कहो कह लो कि मेन सर्विस है, जैसा भी हो, गुड्स भी प्रोड्यूस करती है आजकल कंपनी और सर्विस भी प्रोड्यूस करती है। तो जो उनका मेन प्रोडक्ट होगा, उसका उससे रिलेटेड जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगी, तो वो जिस अकाउंट के अंदर मेंटेन होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे अगर सपोज करिए कि कंपनी ने 1,000 रुपए का गुड्स खरीदा। कितने का गुड खरीदा? 1000 रुपीज का। और उसे बेच दिया कितने में? 1500 में। एक पर्टिकुलर गुड्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कंपनी बहुत ज्यादा गुड्स बना रही हो। या फिर मैं अगर मिस्टर ऑनर को ले लूं, तो मिस्टर ऑनर ने क्या कर देखा है, एक पर्टिकुलर मिठाई जो है उन्होंने कहीं से ऑर्डर करी, सपोज राजस्थान से ऑर्डर करी। तो वो उनका पड़ा 1,000 रुपए का, और उसे जब वो बेच रहे हैं तो टोटल उनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो है 1500 रुपीज। तो जो मैं कहूंगा कि अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे कि 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर गुड्स से कितना का हमें प्रॉफिट हो रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने और बेचने से कितना वो प्रॉफिटेबल है, ये हमें कौन बताता है? तो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। क्लियर हो गया? सो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है? तो हमेशा याद रखना, बिज़नेस हमेशा प्रॉफ़िट को काउंट करता है। बिज़नेस हमेशा ये देखता है कि मुझे प्रॉफ़िट होना चाहिए। ठीक है? चाहे वो थोड़ा-सा हो, चाहे वो ज़्यादा हो, लेकिन प्रॉफ़िट में रहे, तभी बिज़नेस हुआ ना, नहीं तो अगर लॉस में चला तो वो तो फिर कंपनी धीरे-धीरे करके बंद हो जाएगी फिर। सो ग्रॉस प्रॉफ़िट इक्वल्स टू होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफ़िट इक्वल्स टू होता है मेरा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। फिर अब यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स ये तो समझ में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया? एक तरह से सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। कोई भी सामान मैंने कितने में खरीदा वो चीज़। नेट सेल का मतलब, नेट सेल देखो, अब यहाँ नेट सेल समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सेल जो है बेसिकली 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग टोटल सेल, टोटल सेल कितने का हुआ, और दूसरा होता है मेरा नेट सेल कितने का हुआ। ठीक है? ये बहुत बड़ा टर्म नहीं है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या है ये। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करिए इसका एक पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर ओनर, अब यहाँ पे आ रहा है, तो मिस्टर ओनर को जो टोटल सेल है वो 50,000 है, सिर्फ 50,000 रुपए मैं मानता हूँ।
इनका टोटल सेल है। टोटल सेल का मतलब इसने टोटल जो मिठाई थी, वो 50,000 रुपए की बेची, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, अब 50,000 रुपए का इसने टोटल सेल करा, लेकिन कुछ इसके अंदर ऐसा हो सकता है ना कि कुछ सामान ऐसा हो कि इन्होंने कुछ डिस्काउंट दे दिया होगा। जैसे सपोज़ ये जो है, ये 10,000 की मिठाई थी, एक पर्टिकुलर टाइप की, तो इसमें उन्होंने क्या करा, 10% का डिस्काउंट दे दिया अपने कस्टमर्स को, क्योंकि ये ज़्यादा डिमांड में नहीं थी। तो सेल बनाने के लिए कि मार्केट बने इस गुड्स का, और चूँकि ये नई मिठाई है, तो लोग ज़्यादा जानते भी नहीं है इसके बारे में, तो इसीलिए जो है उन्होंने 10% का स्टार्टिंग में डिस्काउंट दिया। सो 10% का ये जो डिस्काउंट है, ये क्या होगा, ये जितना इन्होंने सोचा था कि मुझे इतने रुपए में सेल करना है, उससे 10% इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया प्राइसेज़। इसके अलावा इसके अलावा एक होता है कि जैसे सपोज़ एक पर्टिकुलर मिठाई, जैसे ये मान लेते हैं, ये वाली मिठाई जो है काफ़ी पुरानी हो गई इनकी, तो हो सकता है कि कुछ खराब हो जाए। तो इन्होंने जस्ट बेच दिया, सेल कर दिया 5,000 रुपए में, लेकिन पता चला कि वापस ये रिटर्न आ गया, बोला कि नहीं, ये मिठाई अच्छी नहीं है, मैं नहीं लूँगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वापस ले लिया इस मिठाई को। तो ये क्या हो गया, ये सेल रिटर्न्स हो गया। तो जो डिस्काउंट है, या फिर जो सेल्स रिटर्न होता है, या फिर एक और टर्म है इसके अंदर, अलाउंस, ALLOWANCE, अलाउंस। तो अगर इन सबको अगर मैं माइनस कर दूं, क्या करा, कहा मैंने कि जो टोटल सेल होगा, इस टोटल सेल के अंदर, टोटल सेल से अगर मैं, अगर किसी बिजनेस ने जितना डिस्काउंट दिया है, या फिर जितना उन्होंने सेल करा था उससे जितना रिटर्न हो गया है, सेल वापस आ गया है, या फिर जो अलाउंस जो बिजनेस ने दिया है, उसे अगर मैं माइनस कर दूं, तो मुझे मेरा निकलता है नेट सेल। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब देखो, यहाँ पे आपके दिमाग में स्ट्राइक करता होगा कि अलाउंस क्या होता है। तो थोड़ा-सा अब अलाउंस समझ लेते हैं। ये क्लियर हो गया ना, कि मैं दोबारा एक बार समझा दे रहा हूँ। सेल जो है वो 2 तरीके का होता है। एक कहते हैं टोटल सेल, एक होता है मेरा नेट सेल। टोटल सेल मतलब टोटल उन्होंने कितने का बेचा। इसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि कितना रिटर्न हो गया, कितना मैंने डिस्काउंट दिया, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। इसमें सिर्फ़ ये देखा जाता है कि टोटल इतने का गुड्स था और मैंने इतने में सेल कर दी। नेट सेल जो है हमें ये बताता है कि जो टोटल सेल जो मैंने किया करा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके अंदर मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, कितना मेरा रिटर्न हो गया सेल, कितना मैंने अलाउंस दिया, ये सबको क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, और फाइनली जो निकलता है वो कहलाता है नेट सेल। क्लियर हुआ? अब थोड़ा अलाउंस समझ लेते हैं कि अलाउंस होता क्या है। सो जो अलाउंस होता है, इसका दूसरा नाम जो है वो है ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस। ये होता क्या है? एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने अमेज़न के अंदर एक्सचेंज ऑफ़र का नाम सुना होगा। फ़ोन ले लेते हैं, एक मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सपोज़ करिए, ये एक न्यू ब्रांडेड अभी नया-नया मोबाइल फ़ोन निकला है मार्केट में। इसका जो मार्केट वैल्यू है वो है ₹10,000। तो है क्या कि अमेज़न ने एक्सचेंज ऑफ़र निकाला है कि अप टू ₹4,000 ऑफ। तो एक बच्चे ने क्या करा, उसके पास एक पुराना ओप्पो का फ़ोन था, तो उन्होंने इसे सेल कर दिया, तो देखा कि इनके जो ₹2,000 माइनस हो जाएँगे इससे। तो इस सिचुएशन में जो नेट, जो अमेज़न से जब भी अगर ये बंदा अगर बाय करेगा फ़ोन, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? सो ₹10,000, और इससे ₹2,000 माइनस कर दो, तो कितना पे करना पड़ेगा उसे? ₹8,000 का ये फ़ोन पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो कंपनी ने जितना प्राइस रखा था, अमेज़न ने इस नए वाले फ़ोन का कितना प्राइस रखा था? ₹10,000। तो उससे कितना कम लिया? तो आप बोलोगे सर ₹2,000 कम लिया। तो इस ₹2,000 को हम लोग क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं। So what is allowance? Yeah, what is trade in allowance? So it is the value decreased from selling price of a new asset in exchange of old asset. मतलब अगर कोई नया एसेट है बिजनेस के अंदर, तो उसे बेचते समय पुराने एसेट्स को अगर वो एक्सचेंज कर रही है, तो उस समय नए एसेट में वो जितना का छूट देती है, जितना का वो डिस्काउंट देती है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस या अलाउंस। सो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है टोटल इनकम
माइनस टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब टोटल इनकम तो समझ में आ रहा है कितना टोटल इनकम हुआ, इससे हमें क्या माइनस करना है, तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल सके। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? So those expenses that are directly related to purchase and production of goods and services। मतलब क्या हुआ, वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं किससे, तो जो मेन प्रोडक्ट है बिजनेस का या कंपनी का, या फिर मेन सर्विस जो है बिजनेस का, उससे अगर वो डायरेक्टली रिलेट हो रहा है तो वो कैसा एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के केस में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, मैंने ई बुक के अंदर भी मेंशन नहीं करा है इसे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने ये चीज हमेशा ध्यान रखा, इस लाइन को ध्यान रखा, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन-कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कौन-कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ये आपको समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। फ्लक्चुएटिंग नेचर का मतलब वो समय के साथ-साथ चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको वेजेस दिख रहा है, तो आप देखोगे कि हर कारीगर का एक एक अपनी मजदूरी होती है। अगर वो बहुत ही कुशल कारीगर है तो वो उसका वेजेस जो है वो ज़्यादा होगा किसी सामान को बनाने का। जैसे अगर मैं मिस्टर ऑनर की ही बात करूँ, तो इन्होंने क्या करा, सपोज़ 4 तरह के लोगों को हायर करा, एक पर्टिकुलर मिठाई बनाने के लिए, जिसमें ये जो है ये कंप्लीटली स्किल्ड है, मतलब इसे पता है कि ये पूरी मिठाइयाँ कैसे बनेंगी। तो ऑब्वियस होगा कि जो है तो इस बंदे का को जो वेजेस दिया जाएगा इस मिठाई बनाने के लिए, या इस मिठाई बनाने के लिए जो मज़दूरी जो मिस्टर ऑनर इसे पे करेंगे, वो क्या होगा? वो इनके कंपैरिज़न में ज़्यादा होगा। बाकी ये 3 लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये काम सीख रहे हैं अभी। तो ऑब्वियस है अगर काम सीख रहे हैं तो इन्हें क्या मिलेगा? कम मिलेगा इसके कंपैरिज़न में। तो है क्या कि वेजेस जो होता है वो चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए जो वेजेस है वो कैसा एक्सपेंसेस हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। उसी तरह से फैक्ट्री रेंट, हर फैक्ट्रीज़ का एक अपना रेंट होगा। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रीमिसेस रेंटिंग, फ्यूल, कैरेज इनवर्ड, ये सारे जो हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है? तो बहुत सिंपल है। कैरेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ कैरी करना। तो अगर कोई सामान है वो इनवर्ड मतलब बिज़नेस के अंदर आ रहा है, तो जो ट्रांसपोर्ट जो चार्जेज़ होगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेज़ हिंदी में कह लो ढुलाई चार्ज जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैरेज इनवर्ड। अगेन कैरेज इनवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर कोई सामान जैसे सपोज़ किसी फैक्ट्री में बना या फिर मिस्टर ऑनर जो हैं, उन्होंने क्या करा राजस्थान से एक तरह की स्पेशल तरह की मिठाई मँगाई। तो अब क्या है कि राजस्थान में जो फैक्ट्री है, जो मिठाई बना रही है, वो क्या करेगी? वो वहाँ से माल भेजेगी। तो जो ये जो माल का जो खर्चा होगा यहाँ तक पहुँचाने का, ट्रांसपोर्ट खर्चा जो होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कैरेज इनवर्ड। अब ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। क्या लिखते हैं हम लोग? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश, डैश का मतलब यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखेंगे, उस बिज़नेस का नाम लिखेंगे, जिसका ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। तो सपोज़ एबीसी कंपनी का बन रहा है, सो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। अब 2021 चल रहा है, तो 2021 का हम लोग देख लेंगे, ठीक है? हमेशा 2 कॉलम होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, एक डेबिट साइड को रिप्रेज़ेंट करेगा और एक क्रेडिट साइड को रिप्रेज़ेंट करेगा। डेबिट साइड के अंदर हम लोग एक्सपेंसेस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड के अंदर हम लोग इनकम को लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये हुआ कि जब बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, उस समय ऑलरेडी पहले वाले से कितना स्टॉक था, मतलब पिछले वाला ईयर जो था, उसमें कितना माल बच गया था, वही जो है नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक, दिस। ठीक है? तो ये एक्स का मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो गिवन होगी। नाउ परचेज़, तो अब सपोज़ इस ईयर जो है कंपनी ने कुछ परचेज़ करा होगा सामान, अगेन सेल करने के लिए, बेचने के लिए, तो वो होगा परचेज़, टोटल परचेज़ कितना है? समथिंग। नाउ परचेज़ रिटर्न, अब कुछ जितना सामान आया होगा उसमें हो सकता है कुछ डिफेक्टिव पीस हो, तो वो क्या करेगी? जो कंपनी होगी वो वापस फैक्ट्री को भेज देगी, वापस रिटर्न कर देगी। तो वो हो बन गया मेरा परचेज़ रिटर्न। तो अब इस टोटल परचेज़ से अगर मैं परचेज़ रिटर्न को अगर मैं माइनस कर दूँ, तो मेरा निकलेगा नेट परचेज़।
सो नेट परचेज क्या लिखेंगे हम लोग? दिस माइनस दिस लिख करके यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं है कैलकुलेशन में। इसका जो नेट वैल्यू होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। तो जो नेट परचेज होगा इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट होगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर क्या-क्या है? वेजेस होगा, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट है। फ्रेट क्या होता है? जो कैरेज इनवर्ड है वही फ्रेट होता है। इसका भी मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का किराया। बेसिकली कैरेज इनवर्ड को कहते हैं हम लोग ढुलाई चार्ज। इसके अंदर ये भी हो जाएगा कि जैसे सपोज कैरेज इनवर्ड के अंदर ये भी आता है कि सपोज जो माल है वो आ गया है मिस्टर ऑनर के पास, लेकिन वहां से फिर उतार करके उनके दुकान तक पहुंचाना, जिसमें मजदूरी चार्ज वगैरह सब कुछ आ गया, वो सब काउंट होता है कैरेज इनवर्ड के अंदर। लेकिन फ्रेट के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है। जैसे व्हीकल का जैसे चार्ज कहते हैं कि ट्रक से माल आया है तो ट्रक वाले को कितना पे करना है, वो आता है फ्रेट के अंदर। या फिर अगर सपोज प्लेन से आया है या फिर ट्रेन से आया हुआ है, तो जो उसका जो पर्टिकुलर चार्ज होगा तो उसे हम लोग कहेंगे फ्रेट। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? तो टैक्सेस, जैसे सपोज स्टेट टू स्टेट जो टैक्स लग रहा है कि जैसे ही मिस्टर ऑनर ने अलग अलग टूल टैक्स जो दिया होगा, तो वो सब जो है किसके अंदर काउंट होगा? ऑक्ट्रॉय के अंदर। सो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसे भी हमने क्या करा? एक्सपेंसेस के अंदर लिख दिया यहाँ पे। और फाइनल जो होगा टोटल एक्सपेंसेस हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे इन सबको। एडिशन हो जाएगा यहाँ पे सबका। नाउ जो क्रेडिट साइड है इसके अंदर हम लोग इनकम लिखते हैं। तो इनकम में सबसे पहले बाई सेल कितना हमने सेल करा, और उसके बाद नेक्स्ट होगा सेल रिटर्न कितना वापस आ गया। कुछ होगा जो माल जो है वो गारंटी पीरियड में होगा लेकिन खराब हो गया होगा, तो उसे क्या करा हमने? माइनस कर दिया यहाँ पे। तो टोटल मेरा क्या निकल जाएगा? नेट सेल। सो यहाँ पे नेट सेल निकल गया यहाँ पे। सेल, सेल। नाउ बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो उस समय मेरे पास कितना माल बच गया, तो उसे मैंने क्या लिखा? उसे मैंने इनकम साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। तो ये पूछ लेता है कि जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड लिखते हैं, तो ये बस याद होना चाहिए, इनकम के साइड लिखते हैं या क्रेडिट के साइड में मेंशन करते हैं। नाउ इधर क्या करा? इसे ऐड कर दिया तो टोटल इनकम मेरा निकल के आ गया। अब देखो दो चीजें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि टोटल इनकम कितने का हुआ, तो सपोज कर लो 1,40,000 रुपए का टोटल इनकम है, और ये जो टोटल एक्सपेंसेस आया है वो मैं मान लेता हूँ 80,000 का टोटल मेरा एक्सपेंसेस हुआ है। तो इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, मेरा अर्निंग ज्यादा हो गया है और मेरा खर्चा क्या है? कम है, तो ऑब्वियस है मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो उस समय क्या निकालेंगे हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 1,40,000 से 80,000 को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा और उसे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो इनकम है वो हुआ हो 80,000 रुपए का, लेकिन खर्च जो है वो हो गया मेरा 1,40,000। तो देखो खर्चा ज्यादा हो गया यहाँ पे, लेकिन कमाई तो हुआ नहीं उतना, 80,000 ही हुआ। तो उस केसेस में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? ग्रॉस लॉस निकलेगा। ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दो चीजें फाइंड होती है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड होगा या फिर ग्रॉस लॉस फाइंड होगा। और इसे हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तरीका क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना है कि जब भी अगर ग्रॉस लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये बस याद कर जाना, रट जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगेन, जब भी ग्रॉस लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इन केस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है वो मेरा डेबिट होगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ना अब जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, उसी तरीके से मेरा क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा किसके अंदर आता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ मेंशन करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेंशन करेंगे। क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? बहुत सिंपल है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। सो ऐसे एक्सपेंसेस जो कोर ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी का या बिजनेस का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से वो रिलेटेड नहीं है, उसके मैन्युफैक्चरिंग से वो रिलेटेड नहीं है, या उसके सेल और परचेज से वो रिलेटेड नहीं है, तो उस केसेस में जो है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है।
एग्ज़ाम्पल कैसे? कैसे याद रखेंगे? तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बोला वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा। तो इसका ठीक अपोज़िट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा? वो मेरा फ्लक्चुएटिंग नेचर का नहीं होगा, वो मेनली कांस्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरीज़, जैसे हमने सैलरी दिया किसी को, तो अब देखो सैलरी हम लोग जो देंगे वो किसको देंगे? स्टाफ को देंगे। अब जैसे मिस्टर ओनर ने एक स्टाफ रखा था जिसका नाम था स्टाफ ए, याद है? स्टोरी अगर आपको याद होगी तो। क्यों रखा था? क्योंकि वो आए दिन जितने सारे खर्चे हो रहे हैं वो उसे उसका हिसाब क्या कर सके? रख सके, ठीक है? तो इसका प्रोडक्ट से कोई रिलेटेड है क्या? मिठाई से कोई रिलेटेड है ये कि मिठाई बनाने में ये हेल्प कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ एक ऐड है, एडिशन है, जो क्या कर रहा है बिज़नेस को और बहुत ईज़ी वे में जो है वो मिस्टर ऑनर कर सकें, बस उसमें वो एक हेल्प कर रहा है। तो सैलरीज़ जो होती है स्टाफ्स की, वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसी तरह से टेलीफ़ोन बिल, अब टेलीफ़ोन नहीं होगा तो क्या इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मिठाई नहीं बनेगी, तब भी मिठाई बनेगी। तो जो मेन गुड्स होगा, मेन प्रोडक्ट्स होगा किसी बिज़नेस का, उसपे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन टेलीफ़ोन रहने से होगा क्या, वो बिज़नेस जो है और अच्छे से ग्रो करेगा। जो मिस्टर ओनर है वो अपने कस्टमर से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आसानी से, ईज़िली कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या करेगा बिज़नेस को के कंफर्टेबल के लिए, बिज़नेस के ईज़ के लिए हेल्पफुल है। तो ये टेलीफ़ोन बिल हो गया, उसी तरह से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, लीगल एंड अकाउंटिंग चार्जेज़ हैं, कैरेज आउटवर्ड है, तो ये सारे जो हैं मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्ज़ाम्पल हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको मेरे ऐप के अंदर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप निशांति अकेडमी गूगल ऐप डाउनलोड करिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ऐप के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।